नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। संक्रमण और संकट के वक्त प्रदेश का सियासी माहौल इस कदर गरमाया है कि यहां हर दिन एक नया मुद्दा, एक नया विरोध, एक नई बगावत सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के वायरल ऑडियो वीडियो पर कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में कई शहरों में जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस के बागियों को टिकट देने के संदेश के साथ विरोधियों से कहीं ज्यादा भाजपा अपनी पार्टी के दिग्गज दावेदारों के असंतोष और बगावत के डर से दो चार हो रही है। साफ है कि सब कुछ केवल उपचुनाव तक न केवल जारी रहेगा बल्कि मुद्दा बनकर चुनौतियां पेश करता रहेगा। ये मध्य प्रदेश की सियासत का हाल है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन तो कहीं गिरफ्तारी दे रही है। कांग्रेस का ये विरोध सीएम शिवराज के उस ऑडियो वीडियो के सामने आने के बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए मोदी शाह से निर्देश मिलने की बात कही थी। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? बीते 3 दिनों में कांग्रेस ने सीएम शिवराज के इस बयान को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बेहद ही आक्रामक तरीके से इस्तेमाल किया है। फिर इतिहास दोहराया। 22 विधायकों को तोड़ के अपनी सरकार बनाई, सरकार तोड़ी। और अगर ये तुलसी सिलावट जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ नहीं देते तो क्या सरकार बनती? तो ये और यही काम राजस्थान में चल रहा है, यही काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है, यही गुजरात में चल रहा है। तो ये तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त बंद की जाए, इसलिए हम महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन दे रहे हैं। वैसे बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज का बयान ही नहीं बल्कि उपचुनाव वाली सीटों पर अपने पुराने नेताओं का असंतोष भी परेशानी बढ़ा रहा है। गुरुवार को सुर्खी सीट को लेकर जो बैठक हुई उसमें क्षेत्र के दिग्गज नेता पारुल साहू, सुधीर यादव, राजेंद्र मोकलपुर समेत 10 नेता बुलावे के बाद भी नहीं पहुंचे। इधर भांडेर सीट से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने भी टिकट के लिए अपना दावा ठोक दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से, अपने नेतृत्व से निवेदन किया है और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में मुझे मेरा टिकट काट दिया गया था। दीपक जोशी के बाद पिरोनिया दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना दावा ठोका है। वैसे नाराजगी अभी तक दीपक जोशी की भी खत्म नहीं हुई है, आप खुद सुनिए। संगठन आधारित कार्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और हमेशा संगठन काम करता है यहाँ पे। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो नए लोग आए हैं उनसे सामंजस्य बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं तो हमारे कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय को मानते हैं और पार्टी के निर्णय पर काम करते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उपचुनाव में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है और ये बात बीजेपी के बड़े नेताओं को भी अच्छे से मालूम है। इसलिए ही गुरुवार को सभी बड़े नेताओं ने 11 सीटों पर मंथन किया। अगले दिन शुक्रवार को करीब 3 घंटे तक बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चली और फिर लंच ब्रेक के बाद 13 विधानसभा सीटों पर रणनीति तैयार की गई। वैसे इन बैठकों से बाहर आने के बाद नेताओं ने नाराजगी नहीं होने की बात कहकर मामले को संभालने की कोशिश की। किसी में कोई नाराजगी नहीं है। सभी वरिष्ठ लोग कोर समिति की बैठक में उपस्थित थे और सब लोग मिलकर काम करेंगे, सुर्खी का चुनाव जीतेंगे। पार्टी का जो मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, सबको बिठाकर संतुष्ट करता है और सारा एक परिवार की तरह एक पूरे ताकत के साथ इस चुनाव में उतरेंगे और सफलता पाएंगे। सीएम शिवराज का बयान, पूर्व विधायकों की नाराजगी, सिंधिया समर्थकों के साथ समन्वय, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी की वजह साबित हो रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस अब इन्हीं मुद्दों के जरिए उपचुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। जो विधायक रहा है और मंत्री रहा है जिस क्षेत्र से लड़कर, उसकी जगह कोई नया कांग्रेस छोड़कर वहाँ जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करता कि कांग्रेस में भी ये स्थिति बनती। बहुत ही राजनीति का नेचुरल फिनोमेना है। और
जाहिर तौर पर उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। बीजेपी जहां बैठकें करके रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करके माहौल बनाने में लगी है। वैसे आखिर में एक बयान सिंधिया समर्थक उन इमरती देवी का सुनिए, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन की है। फिरोनिया जी कह रहे हैं ले लेना है? ले ले को रोके। अच्छा, टिकट है, चाहे को ले ले चाहे लड़ ले। राकेश चतुर्वेदी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, हमारे साथ में पैनल जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, सीधे उनका परिचय कराते हैं। लाखन सिंह यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मोहन यादव साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और गिरिजा शंकर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत। मोहन यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष इस समय दोहरी चुनौतियों से गुजर रही। एक तो केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर सरकार गिराई, इस तरह का बयान सामने आने पर जो सियासत है, विरोध है विरोधियों का, वो तो परेशान कर ही रहा है। हर जगह से टिकट के दावेदार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अब की बार पहले से तय है कि जो बागी आपकी पार्टी में शामिल हुए उनको टिकट देना है। देखिए, ये पार्टी नेतृत्व का विषय है और नेतृत्व इस बात को बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। भाजपा ये 24 कैरेट सोने की बनी हुई पार्टी, जिसमें तमाम प्रकार से हमारे परीक्षा लेते जाओगे, लेकिन भाजपा अपनी कसौटी पे हमेशा खरी उतरेगी। अब रही बात हम अपने विरोधी दलों की, तो उनकी अपनी भूमिका, वो अपना काम कर रहे हैं और जनता हमेशा सही फैसला देती है। हमको मालूम है कि आज लगातार लंबे समय तक जिस प्रकार से भाजपा 1.25 साल नहीं रही, तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था, सारी घटनाक्रम सबके सामने। और अभी लगातार 2 महीने का कोरोना लॉकडाउन के दरमियान भी जिस प्रकार से गेहूं को उपार्जन किया गया है, पंजाब को भी पीछे छोड़ करके भारत में मध्य प्रदेश ने पहली बार रिकॉर्ड बनाया है। मैं अकेले उज्जैन जिले की बात करता हूं, जब 2 लाख क्विंटल हमारा गेहूं खरीदा गया था। इस वर्ष 8 लाख क्विंटल गेहूं उज्जैन जिले ने दिया है। तो ये जिस ढंग से असंभव प्रकार के काम जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे हैं, जनता सब उस बात को देखती है और जनता हमेशा सदैव साथ रहती है। कांग्रेस एक झूठ बार बार परस्ती रहती है कि हमारी मेजोरिटी की सरकार, हमारी सरकार गिर गई, ये हो गया वो हो गया। अब ये सबको मालूम था कि 2019 में तमाम प्रयत्न करने के बावजूद भी कांग्रेस मेजोरिटी अपनी हासिल नहीं कर पाई थी। वो अपने कुछ लोगों के समर्थनों के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, निर्दलीय, इनको जोड़ने के बाद उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। अब इसको वो अपने आप की पूर्ण मेजोरिटी बताने लगे थे और हमने देखा कि कांग्रेस अपनी अंतर विरोधों से, अपनी अंतर के विरोधों के भजन के बाद और एक अच्छे खासे जिनका बहुत बड़ी शख्सियतें से बड़े राजनेता माननीय सिंधिया जी का जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अपमान किया था, और हम सबको मालूम कि इस प्रकार की घटना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो घटनाक्रम घटा है। और ये कांग्रेस अपनी अंदर की लड़ाइयों को जिस प्रकार से समेट नहीं पाई, जिस प्रकार सत्ता चला नहीं पाई। और मोहन जी, अब सिंधिया जी भी खरा सोना हो गए भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। जैसा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी खरा सोना है, ना विचारधारा से मेल खाया जा रहा था पहले, ना उनकी मानसिकता, उनका राजनीतिक तौर तरीका पसंद था बीजेपी को, लेकिन अब वो आ गए तो वो भी खरा सोना बन गए। असंभव जैसे काम तो वाकई हो रहे हैं अभी। सिंधिया वंश, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिंधिया वंश में तो राजमाता जी 1967 में हमारे साथ कांग्रेस छोड़ के आई थी, और वो खरा सोना बन के उन्हें जनसंघ को भाजपा तक लाने में और स्थापित कराने में पूरा जीवन लगा दिया, पूरी तपस्या लगा दी। सिंधिया वंश अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, और जिस ढंग से उनने इस घटना का बदला भी लिया और जिस ढंग से राजनीति में सुचिता ला करके अपने आप से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक इतने बड़े नेता जिसका अपने आप में इतना बड़ा कद था, लेकिन भाजपा में समाहित होकर के जिस ढंग से उन्होंने हिम्मत दिखाई, ये मामूली बात नहीं है, ये बड़ी हिम्मत की और बहादुरी की बात है। और ये जिसका स्वाभिमान जिंदा होता वही कर सकता है। और राजमाता जी के जमाने से हमने देखा है कि कांग्रेस ने इस प्रकार से कुछ षड्यंत्र करके, चाहे राजमाता जी हो, चाहे माधवराव जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य महाराज हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया और कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। चलिए, आप जिस कीमत की बात कह रहे हैं, आप राजमाता जी तक के इतिहास की बात कर रहे हैं, बल्कि और पुराना इतिहास तक कांग्रेस पार्टी ने सबके सामने रखा है और उसको लेकर तंज भी कसा है। लाखन सिंह यादव साहब उत्तर देना चाहेंगे मोहन यादव साहब की बात का? खरा सोना है बीजेपी, जो उसके साथ शामिल है, जो उसके पास चला गया है, वो भी खरा सोना है। देखिए,
पुनीत भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मोहन भाई मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से विधानसभा में हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खरा सोना है, जो व्यक्ति हमसे नाराज होकर चला गया वो भी खरा सोना है। राजमाता जी, माधवराव सिंधिया जी, इन्होंने सबको खरा सोना बताया है। अच्छी बात है, मैं बधाई देना चाहता हूँ जिस खरे सोने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन मोहन भाई, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, इतना अच्छा खरा सोना, इस परिवार के इतिहास के बारे में आपने जो बखान किया, आपको मालूम नहीं है कि इतने अच्छे खरे सोने के लिए आपने मध्य प्रदेश में उनकी हैसियत क्या ला के रख दी है। आपकी प्रबंध समिति में उनको 6वें नंबर पर ले गए आप खरे सोने को। आपके मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी के होर्डिंग बैनर जो नेताओं के लग रहे हैं, ग्वालियर में अभी आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से तैयारी हुई। पूरा ग्वालियर शहर, वेंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, सारे के सारे शहर पाट दिए होर्डिंग और बैनरों से। आपने उस खरे सोने का कहीं भी फोटोज नहीं दिखा, आपको लगा नहीं ये खरा सोना आपने एक साइड में पटक दिया है। तो मोहन भाई क्या है कि अच्छी बात है, चूंकि आपके दल में पहुंच गए तो अब वो चाहे खोटा सिक्का हो चाहे अच्छा सिक्का हो, आपको तो खरा सोना कहना ही कहना है। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को आप खरा सोना कह रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए बधाई। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है, आपसे और आपके दल से, कि सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो उनकी एक हैसियत हुआ करती थी, उनका एक स्टेटस था, एक वजूद था। आपने उनका जो वजूद और उनका स्टेटस जो नीचे ला के रखा है, मैं चाहता हूँ, मैं एक तो बधाई भी देना चाहता हूँ, तकलीफ़ भी है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ जिसको शुरू से सींचा बड़ा हुआ, फल लगने की जब बारी आई तो आप लोगों ने जाके उसकी हैसियत उनको समझा दी। खुशी इस बात की है कि जो आदमी जिस दल में रहा, जहाँ भी रहा, घमंड से चूर रहा, और वो एक जहाँ जिस दल में रहा प्रेशर की राजनीति करता रहा, विस्फोट का काम करता रहा। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपको मुबारक हो ऐसे नेतृत्व को, ऐसे खरे सोने को, कि आपके यहाँ भी वो वही काम करें जो हमारे यहाँ लंबे समय से करते आ रहे। आपको पुनः एक बार बधाई। चलिए, खैर आज का वैसे मुद्दा जो है उस पर हम थोड़ा सा स्टिक रहें, उसी के ऊपर कायम रहें। गिरजा शंकर जी, मुद्दा आज का ये है कि बीजेपी सत्ता पक्ष डबल अटैक से जूझ रही है। एक कांग्रेस का अटैक है जो पूरी तरीके से सिंधिया जी और उनके गुट के शामिल होने को लेकर के है, लेकिन दूसरा जो पार्टी के भीतर उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ऊपर कहते हैं कि आदेश मानना पड़ेगा, लेकिन ये तमाम दावेदार हर दिन अलग अलग इलाकों से बगावत के सुर या उसके तेवर जरूर दिखा रहे हैं। ये डबल अटैक नहीं है? नहीं, डबल अटैक तो है, लेकिन क्योंकि हर चुनाव में हर पार्टी के लिए कैंडिडेट तय करना सबसे मुश्किल काम होता है, और जो बगावत का जो खतरा है, सबोटेज का खतरा है, वो हर चुनाव में हर पार्टी के सामने होता है। बावजूद इसके मैं मानता हूं कि ये सबोटेज या बगावत जो है पार्टियों को बहुत प्रभावित नहीं करती, क्योंकि किसी भी पार्टी में ऐसे नेता बहुत गिने चुने होते हैं जिनका अपना खुद का जनाधार पार्टी से अलग हो और वो अपने स्तर पर चुनाव लड़कर जीत सकें। तो जाहिर है कि पार्टी से बाहर जाने के बाद कोई बहुत चुनावी सफलता उनको बहुत मिल जाती हो बगावत करने वालों को, ऐसा नहीं है। जहाँ तक सवाल बीजेपी का है, उनको जो डबल अटैक है, वो जो 22 लोग जो कांग्रेस से आए हैं और उनको टिकट देना उनको तय है, उनको दिया ही जाएगा। तो इसके दो पहलू है। एक, उनको एडवांटेज ये है कि डे 1 से, चुनाव के बहुत पहले से उनके कैंडिडेट तय हैं। ऐसा बहुत कम चुनाव में होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 महीने 6 महीने पहले अपने प्रत्याशी तय कर ले। तो ये प्रत्याशी उनके तय 22 प्रत्याशी तय हैं, उसका एक एडवांटेज भी वो ले सकती है। और जहाँ तक सवाल उनको पार्टी के अंदर जिस तरह का विरोध का सामना करना पड़ रहा है अलग अलग, ये फौरी तौर पर है, ये बहुत विरोध टिक नहीं पाता। जैसे मैंने कहा कि किसी भी मुद्दे को लेकर जब बगावत या विद्रोह की बात जब आती है, तो जब तक उतना कोई कद्दावर नेता न हो तब तक उस बगावत का असर पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स पर नहीं पड़ता। जहाँ तक सवाल आप देखेंगे कि जिन 24 सीटों में चुनाव हो रहे हैं उसमें 16 सीटें चंबल ग्वालियर की हैं, जहाँ पर हर चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष होता है। वहाँ पर पार्टियों के अपने जो
वोट बैंक है उसके साथ साथ उनको बीएसपी से काउंटर करना पड़ता है, और बहुत निर्णायक स्थिति जो है वो बनती है बीएसपी के वोट से। तो ये दोनों पार्टियों को देखना होगा कि उस त्रिकोणीय संघर्ष में वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं। पार्टी का जो इंटरनल मसला है, वो जो सरकार कैसे गिरी, सिंधिया जी कहाँ गए, सिंधिया जी की पहले क्या हैसियत थी, आज क्या हैसियत है, मैं समझता हूँ कि इनका अब कोई बहुत मायने नहीं है इस पर बात करने का। दोनों पार्टियों का अपना अपना स्टैंड है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन अपनी जगह पर, लेकिन चुनाव की दृष्टि से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस के लिए भी कि अपने प्रत्याशियों का चयन वो कैसे करें, और बीजेपी के लिए कि उनके जो प्रत्याशी तय हो चुके हैं उनको कैसे स्वीकार्यता दिलाए। ये चुनौती दोनों के सामने मुझे दिखती है। तो हमारे साथ में पैनल जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मुश्किलों की हम बात कर रहे थे। मोहन यादव साहब, सुर्खी में आज का उदाहरण, इसके अलावा गौरीशंकर शेजवार साहब नाराज चल रहे हैं, इसके अलावा जो दीपक जोशी साहब हैं उनकी आपने पहले ही नाराजगी देख ली। आप भले ही कहते हैं कि पार्टी लाइन ने तय किया, मानना पड़ेगा, शायद मान भी जाएं, लेकिन आज की तारीख में तो पार्टी के सामने दिक्कतें हजार हैं। देखिए, आप बताइए दीपक जी, आज की प्रबंध समिति बैठक में चुनाव संचालन समिति में शामिल होने के लिए हुए कि भाई साहब ये भाजपा है, कोई नाराज नहीं होता है। ये हमारे तमाम प्रकार की राजनीतिक दलों की, दूसरे दलों की समस्याएं हमारे एंगल से कभी मत देखिएगा। आप देखिएगा कि हमारे यहाँ आज भी नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री बनकर के काम कर रहे हैं, और हम अपने तमाम प्रकार के दूसरे नामों पर आप कभी कभी क्या क्या सुनते आए थे। ये भाजपा के अंदर बहुत सहजता से होता आया, पीढ़ी परिवर्तन होती है, काम के बंटवारे होते हैं, चाहे अध्यक्ष का मसला हो, चाहे मुख्यमंत्री का मामला हो, चाहे मंत्री का मामला हो, या किसी को कुछ न मिले तब भी ये भाजपा में, ये भाजपा की परंपरा है। और रही बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई लाखन भैया कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये जो आप इस पोस्टर में फोटो नहीं है, उस पोस्टर में फोटो नहीं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोरोना की अपनी पार्टी की टीम बनी थी, उसमें माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सदस्य हैं। तो यहाँ कोई बड़े छोटे का प्रश्न कभी नहीं होता। यहाँ भले वो सरकार के मुखिया होंगे, लेकिन जब पार्टी का जवाबदारी का मसला आता है तो अध्यक्ष ही हमारे सर्वोपरि होता है। तो हमारे यहाँ की परंपरा में अगर आए हैं तो हमारे यहाँ की परंपरा में कोई परंपराएं बदल भी तो गई हैं मोहन यादव साहब। परंपरा तो पहले ये भी कहती थी कि कार्यकर्ताओं से बातचीत होती थी, अलग अलग स्तर पर सर्वे होता था, इसके बाद फिर नाम तय होता था, काम देखा जाता था। अब तो यहाँ उल्टा ही है, पहले से सारे कैंडिडेट तय हैं। अच्छी बात है, पहले से कैंडिडेट तय हैं। जो कैंडिडेट आप जिनको ला रहे हैं उनका विरोध भी हो रहा है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। देखिए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व के, प्रदेश नेतृत्व के जो भी निर्णय है, कार्यकर्ता कभी उसका विरोध नहीं करते। कार्यकर्ता में यह व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, यह विचार आधारित संगठन है। और विचार आधारित संगठन होने से जो संगठन तय करता है, हमारे यहाँ बहुत सहजता सब स्वीकार करते हैं। ये हमारे लिए, अभी आप आज भी देखिए, कल भी देखिए और आने वाले कल में भी देखिएगा। चलिए, और विचार इस समय क्या ये जा रहा है जनता के बीच में कि सरकार नहीं गिर सकती थी, दो लोगों के बिना गिर सकती थी क्या, इस तरह के सवाल पूछे जाते। खैर, उस पर 2 दिन से लगातार डिबेट हो ही रही। मोहन यादव साहब ने जो कुछ कहा, लाखन यादव साहब क्या, और जो गिरजाशंकर जी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि यहाँ उनके कैंडिडेट तय हैं, वो चुनाव की पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। अभी आप सर्वे और सर्वे की रिपोर्ट्स का या बगावत जो है इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने अपने दावेदारों में से सही को चुनना, तगड़े को चुनना, ये चुनौती है, क्योंकि जो गए हैं वो आपकी पार्टी को, रीति नीति को, स्ट्रेंथ को अच्छी तरह जानते हैं। पुनीत भाई, मोहन भाई ने जो बात कहा, मैं ये बात सही है कि इनके यहाँ जो 22 लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनके यहाँ टिकट बिल्कुल पक्के हैं। और जब इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे तो मुझे लगता है शायद इनके साथ ये कमिटमेंट हुआ होगा जो हम बेंगलोर में से देख रहे थे कि वहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को जाकर जो सौदा हुआ था बेंगलोर में जाके, तो मुझे लगता है सौदा में ये भी शामिल रहा होगा उस समय कि इनको चुनाव लड़ाया जाएगा 22 के 22 लोगों। रहा सवाल हमारी पार्टी का, ये बात निश्चित तौर पर बहुत सही है कि हमें अभी अपने कैंडिडेटों का सिलेक्शन करना है।
और हमने जो अभी तक इतने 2.5-3 महीने के अंदर जो हमने देखा, जिन हमारे ग्वालियर चंबल में 16 सीट पे चुनाव हो रहा, मैं उन 16 सीट की आपके बीच में जो पोजीशन है वो शेयर करना चाहता हूँ। 16 सीट में हमने ये देखा था कि इस बार जो है हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल में जो है इस बार ना तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। या इस क्षेत्र की वो जनता चुनाव लड़ रही है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, जो हमेशा स्वाभिमानी जनता है। ठीक है, ग्वालियर चंबल में स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। ये कभी भी धोखा, फरेब, चाल, इन सब चीज़ों से एकदम नफरत करते हैं। और आज हम लोग कई गांवों में जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए गांवों में जाके इसीलिए लाखन सिंह, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए मुझे टोकना पड़ता है बीच में, माफ कीजिएगा। इसलिए वो चेहरे बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि उन चेहरों के सामने आप किन चेहरों को उतारते हैं और वक्त रहते उतारें। एक फाइनल कमेंट ले लूं मैं गिरजा शंकर जी से, थोड़ा वक्त कम है। गिरजा शंकर जी, दोनों दलों के पास जैसे मैं पुनीत भाई मेरा इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का हमारा पोलिंग बूथ का कैंडिडेट प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के भगोड़े 22 के 22 विधायकों को हरा के मध्य प्रदेश के विधानसभा में। देखिए लाखन भाई, ठीक है, चलिए करिए दावा। गिरजा शंकर जी की बारी है, उनको बोलने दीजिएगा। गिरजा शंकर जी, किसकी बड़ी चुनौती है इस समय, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता के मन में क्या चल रहा है? क्या ये दल बदल का असर जनता के बीच में काम करेगा? कांग्रेस के अंदर दम घुट के मरने से अच्छा स्वाभिमान के साथ लोग अपनी विचारधारा के साथ गिरजा शंकर जी सीट छोड़ कर आए, मंत्री पद छोड़ करके आए। वो बड़े बहादुर लोग हैं जिन्होंने सब कुछ होने के बाद भी लात मार करके। मोहन जी थोड़ा देखिए, दल बदल के अलावा एक बड़ा जो मुद्दा है वो कोरोना का है। कोरोना की जो ट्रेजेडी हुई है वो उसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा वो अभी किसी को नहीं पता है। और इसलिए सवाल ये नहीं है कि मुद्दे क्या होंगे और क्या प्रभावित करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस उपचुनाव का महत्व इस बात के लिए है कि सरकार बनाए रखना और सरकार बनाना, ये दो स्थितियां हैं। बीजेपी के लिए सरकार को बनाए रखने की बात है तो उसको 24 में से 10-12 सीटें भी मिल जाती हैं तो उसकी सरकार बहुत आसानी से बनी रहती है। जबकि कांग्रेस को यदि सरकार बनाना है, जिसका दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव के बाद हम वापस सरकार में आ जाएंगे, तो उसके लिए 2/3 से अधिक सीटें जीतनी होगी। ये बड़ी चुनौतियां दोनों दलों के सामने हैं। और ऐसे में मैं समझता हूं कि मुद्दे जो आज हमारे सामने दिख रहे हैं, बाई इलेक्शन आते तक मुद्दे बदलते रहते हैं। जहां तक चंबल के स्वाभिमान की बात जो लाखन सिंह जी ने की है, तो मैं समझता हूं कि वो स्वाभिमान चंबल में नहीं पूरे मध्य प्रदेश के मतदाताओं का है और कोई भी मतदाता अपने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज नहीं करता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में आने के लिए, शामिल होने के लिए। अब जो स्वाभिमान पर बात आई है, चेहरों पर बात आई है, तो किन चेहरों पर और किन मुद्दों पर विश्वास रहेगा, क्या ये बदलते रहेंगे वक्त के साथ और चुनाव आते तक, इस पर भी नजर हमारी बनी। धन्यवाद, नमस्कार।